हेलो बच्चों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी का मैं दर्शन यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नए सिलसिले का आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। आप सबके लिए हम बेसिकली 10th क्लास के बच्चों के लिए एनसीईआरटी मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। सिलसिला मैथ से स्टार्ट होकर आगे भी कंटिन्यू रहेगा और आगे हम लोग आने वाले समय में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी देखने वाले हैं, कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में सबसे पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो आप रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो जिस क्रम में आपके बुक में चैप्टर्स दिए गए हैं उसी ऑर्डर में हम लोग चैप्टर्स को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको समझने में भी सहूलियत होगी और हमें समझाने में भी सहूलियत होगी। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है और बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से डर जाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस चैप्टर को थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो उनको बहुत ही इजी लगता है। तो बेसिकली अगर मेरा ओपिनियन देखिएगा तो कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं होता है, कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं होता है। आप जिस चैप्टर पे समय दीजिएगा, जिस चैप्टर को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, वो चैप्टर आपको आसान लगेगा, वो आपको इजी लगेगा, और जिससे थोड़ा सा दूर भागिएगा वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। चूंकि पहला चैप्टर है तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज को लेकर आपको हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हो, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपको इजी वे में सारे कंसेप्ट को हम समझाएं, सारी बातों को आपको हम बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में समझाएं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम लोग संख्या की बात करते हैं, संख्या, नंबर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर यानी कि संख्या की। तो देखिए बेसिकली अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर को दो भाग में आप बांट सकते हैं, दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रियल नंबर जिसको आप क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, जो हमें पढ़ना भी है, फिलहाल वही पढ़ना है। और एक इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। रियल नंबर फिलहाल आपको पढ़ना है और इमेजिनरी नंबर जो है इसका कंसेप्ट आप पढ़ेंगे क्लास 10th पास आउट होने के बाद। जब आप 11th में जाएंगे तो वहां पर आपको मैथ में कंप्लीट आपको चैप्टर पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़िएगा तो वहां पर इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आएगा। तो ये फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है, आगे चल के आपको ये पढ़ना है। हमें इसकी बात करनी है, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या को अगर आप आसान भाषा में समझें तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में जो संख्याएं काम में ली जाती हैं उन्हीं संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में जो नंबर यूज होते हैं उन्हीं को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर कहते हैं। बस सिंपल सी बात ये है। तो आपके दिमाग में बात आएगा कि अगर कोई हमसे पूछ दे कि रियल नंबर से आप क्या समझते हो, या फिर व्हाट इज रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो क्या सर जैसे आपने बताया अभी वैसे अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे, तो क्या वो समझ पाएगा? या फिर एग्जाम में अगर आ गया कि वास्तविक संख्या परिभाषित करें तो जैसे आपने अभी बताया वैसे अगर हम लिख देंगे तो क्या हमको मार्क्स मिलेगा? तो देखिए हम आपको मोटे तौर पर समझाएं कि वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, कि डे टू डे लाइफ में जो नंबर हम लोग यूज करते हैं उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको अगर आप मैथमेटिकली देखें तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है, रियल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का समूह, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का समूह। यानी कि आप ये समझिए कि जब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, एक साथ ला देते हैं,
एक साथ बैठा देते हैं, एक समूह में ला देते हैं, तो उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर को समझने के लिए हमें क्या समझना जरूरी, अब यहाँ पर क्या समझना जरूरी हो गया हमारे लिए, तो हमारे लिए अब यहाँ पे परिमेय संख्या समझना जरूरी हो गया और अपरिमेय संख्या समझना जरूरी हो गया, तभी जाकर हम लोग वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब आपसे अगर कोई कहे कि वास्तविक संख्या को परिभाषित करें, रियल नंबर से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो हम लोग अब बात करते हैं किसकी, तो हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या की। क्योंकि हमको रियल नंबर समझना है और रियल नंबर समझने के लिए हमें परिमेय संख्या समझना जरूरी है। परिमेय संख्या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसका नाम हो जाता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपकी परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या हम लोग किससे कहते हैं। तो कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, वैसे कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। किसी भी नंबर जो p/q के फॉर्म में है उसको हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते, उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, तो देखिए इसके लिए आपको बेसिकली 3 शर्त है। p/q के फॉर्म वाली किसी संख्या को परिमेय संख्या हम लोग तभी कहेंगे जब ये 3 कंडीशन, 3 शर्त को पूरा करेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी p/q फॉर्म वाली संख्या को परिमेय संख्या बोल देंगे, ऐसा नहीं, इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है भाई, शर्त क्या है, तो पहला शर्त ये है कि p एवं q पूर्णांक हो, p एवं q क्या हो, पूर्णांक हो, पहला शर्त ये। दूसरा शर्त इसमें क्या है, तो दूसरा शर्त ये है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे q यहाँ पे q दिख रहा है ना। अच्छा, इसको हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। या फिर अगर आप हिंदी में जाएं तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्लियर, यानी कि हर में जो नंबर है वो आपको 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि एचसीएफ ऑफ p, q, मतलब कि p एंड q, p और q का जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तब जाके हम लोग p/q के फॉर्म वाली संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है तब इस फॉर्म में जो संख्या है वो परिमेय संख्या कहलाएगी, अन्यथा इस फॉर्म में होने के बावजूद भी वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। बात समझ में आ रहा है, बात क्लियर है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि इस चीज को हम लोग और क्लियर कर सकें। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर क्या लिखा, 4/9, 4/9 लिखा, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि p का मान हो गया और किसका मान है, q का। अब यहां पे हमको जो तीनों शर्त है वो फुलफिल होता हुआ अगर दिखेगा तब हम लोग 4/9 को क्या बोलेंगे, एक परिमेय संख्या बोलेंगे, अन्यथा इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो अब देखो यहां पे पहला कंडीशन क्या है कि p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। कंडीशन तो ये है। तो अब यहां पे हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अगर आप पूर्णांक नहीं समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा, क्योंकि इसको समझने से पहले पूर्णांक समझना आपके लिए जरूरी है। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं पूर्णांक की। लेकिन पूर्णांक की बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं प्राकीय संख्या की। प्राकीय संख्या तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, प्राकीय संख्या आप लोग बेसिकली जानते होंगे, इतना तो आपको पता होगा ही, होना भी चाहिए। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकीय संख्या। जैसे आपका 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सारे क्या है, तो प्राकीय संख्या है। गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकीय संख्या। अब इसमें जब बात हो ही रहा है तो हम लोग पूर्ण संख्या की बात कर लेते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि प्राकीय संख्या का जो ग्रुप होता है
उसमें अगर आप जीरो को भी इंक्लूड कर दीजिएगा तो जो नया ग्रुप तैयार होगा उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या का समूह या फिर पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्लियर। अब हमें समझना है यहां पर पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, इंटीजर हमें क्या समझना है, इंटीजर पूर्णांक जिसकी बात यहां पर हो रही थी। क्लियर। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड करके उसको निगेटिव साइन के साथ भी रिप्रेजेंट करना पूर्णांक संख्या कहलाता है। समझिएगा इस बात को। इसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश डैश। क्लियर। तो हमने कहां तक लिखा, यहां पे हमने कहां तक लिखा भाई, तो हमने इन्फिनिटी मतलब क्या, इस सीरीज कंटिन्यू जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये हमने क्या लिखा है, नेचुरल नंबर लिखा है। अब इस ग्रुप में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, जीरो को भी इंक्लूड कर दें और साथ में देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है ये पॉजिटिव साइन मतलब कि धनात्मक रूप में है। अगर इस नेचुरल नंबर को ऋणात्मक फॉर्म में भी इसी ग्रुप में रिप्रेजेंट कर दे तो जो नया ग्रुप तैयार होगा उसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो ये क्या होगा, -1 -2 -3 ऐसे कंटिन्यू ऐसे। क्लियर। तो ये जो आपका ग्रुप बना इसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर में आपको 3 पार्ट होता है। एक ये आपका यहां से इधर जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक या फिर पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वो इन्हीं के लिए पढ़ेंगे। आगे चल के हम लोग बात करने वाले हैं क्या, तो बात करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की जो बात होगी वो दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होगी। तो आपको समझना जरूरी है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। क्लियर। तो ये हम पूरा जो ग्रुप बना, ये पूरा ग्रुप बना, ये पूर्णांक की बात, पूर्णांक ही है। और इसमें से ये जो सेक्शन है जिसको आप नेचुरल नंबर के रूप में जानते हैं, जो नेचुरल नंबर का फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं या फिर धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर। और ये जो आपका सेक्शन है, ये जीरो को छोड़ के इधर का जो कंप्लीट सेक्शन है इसको कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। और जो ये जीरो होता है ये आपका ना आपको पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो आप इंटीजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक आपका सेक्शन हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स का और एक आपका हो जाएगा जीरो का। तो हमने इंटीजर्स की यहां पर बात इसलिए भी की क्योंकि हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें सीधे तौर पर किसकी बात होगी, तो धनात्मक पूर्णांक की बात होगी। जो भी हम लोग तरीका सीखने वाले हैं वो 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए वहां पर बातें होंगी। तो इसलिए इस चीज हमको समझना जरूरी था। तो मेरी इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो हम लोग एक एग्जाम्पल समझ रहे थे, एग्जाम्पल देख रहे थे, उस एग्जाम्पल पर पहुंचते हैं। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो हम लोग समझ रहे थे कि भाई किसी P/Q के फॉर्म वाले किसी नंबर को हम लोग परिमेय संख्या कब कहेंगे, तो उसके लिए आपको हमने 3 शर्त बताए, 3 कंडीशन बताए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, लागू हो रहा है, तब जाकर उस P/Q के फॉर्म वाले नंबर को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, अन्यथा उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलते। अगर तीनों में से अगर एक भी लागू नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। बात क्लियर है। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमने एग्जांपल के लिए 4/9 यहां पर लिखा। तो देखो यहां पर आप चूंकि पूर्णांक को समझ चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि 4 भी एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और 9 भी क्या है, इंटीजर है। तो यहां पर लिख देंगे कि 4,9 यहां पर क्या है भाई, पूर्णांक है। पहला कंडीशन यहां पे सही हो रहा है। पहला आपका क्या है भाई, सही है। बोलो, पहला कंडीशन जो है वो क्या है, तो यहां पे सही हो रहा है। पहला कंडीशन यहां पर अप्लीकेबल है, लागू हो रहा है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि Q का मान कितना है, 4 है, और 4 जो है वो 0 के इक्वल टू नहीं है,
और दूसरा कंडीशन तो यही है ना कि Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें सेकेंड कंडीशन भी अप्लीकेबल है, सेकेंड कंडीशन भी इसमें लागू हो रहा है। क्लियर। अब इसमें हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं। तो तीसरा कंडीशन क्या है कि इनका जो HCF होना चाहिए। तो अगर आप पे 4,9 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा HCF। अगर आप HCF निकालने का बेसिक तरीका समझ रहे हैं, जानते हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि 4 और 9 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 जो है यहाँ पर आ रहा है और हमें 1 ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन इसमें क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। और जब तीनों कंडीशन लागू हो रहा है इसका मतलब ये है कि 4/9 1 क्या है, तो 1 परमेशन क्या है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। बात क्लियर है। अब देखिए एक और एग्जांपल आपको हम समझ लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल एक और यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पर हमने मान लीजिए लिख दिया 3/0, 3 अपन क्या 0, ठीक है। अब हमको देखो यहाँ पर ये P/Q के फॉर्म में है, ये P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया। तो क्या इसको हम लोग परमेश संख्या बोलेंगे। अगर ये P/Q के फॉर्म में है तो क्या प्रत्येक P/Q के फॉर्म वाली संख्या को परमेश संख्या बोल सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें 3 कंडीशन है, तीनों चेक करना पड़ेगा। क्लियर। तो पहला कंडीशन इसमें क्या है कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो 3 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, पहला कंडीशन इसमें अप्लीकेबल लागू हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जबकि आप देख सकते हैं यहां पर Q का मान कितना है, 0 है। Q का मान कितना है, 0 है। 0 होने का मतलब ये हो गया कि सेकेंड कंडीशन यहां पर अप्लीकेबल नहीं है। और जैसे ही तीनों में से कोई एक भी अप्लीकेबल नहीं है, वैसे ये पता चल गया कि ये 3/0 जो है वो एक परमेश संख्या नहीं है। बात क्लियर है। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। अगर तीनों में से कोई भी अगर एक फेल होता है, तीनों में से कोई भी अगर एक फेल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो परमेश संख्या नहीं। तो हमने आपको परमेश संख्या का कंसेप्ट यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है, और साथ में हमने पूर्णांक का भी यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर दिया, क्योंकि पूर्णांक पर ही ये पूरा जो आप पे रियल नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है, तो ये चीज आपको समझना जरूरी था, ठीक है। ये चीज आपको समझना जरूरी था। चलिए, तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था। अब जो है ये चूंकि हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपको हमने देने की कोशिश की है, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या को बताएं, और जो भी आपका कमेंट होगा उसके अनुरूप अगले वीडियो लेक्चर में कमेंट आपका हम देखेंगे, और उसके अनुरूप आपको अगर कोई डाउट रह गया होगा तो हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था, बिल्कुल बेसिक। अगर हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल ये बेसिक बातें एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग प्रवेश नहीं किए, उसके लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो, हर एक बच्चा समझ पाए। और मेन बात ये था कि चूंकि पहला क्लास था तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। आप अपने दोस्तों के बीच इसी को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके और साथ में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके बाय।